नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा के भेदों को अच्छे प्रकार से समझेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा को और भेदों के नाम को समझा था। आज इन्हीं भेदों को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। ये भी देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कई शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक बन जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के शब्द व्यक्तिवाचक किस प्रकार से बन जाते हैं और हम भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानें, ये सभी हम आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम 2 और इसके उपभेद करते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन सभी को हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के नाम का बोध कराते हैं। या तो व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के, घटनाओं के जो नाम है, जो विशेष होते हैं, एक ही होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। जैसे इसमें व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, रमेश, दिनेश, रमा, उमा, इस प्रकार से सभी व्यक्तियों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। देवी देवताओं के नाम, नदियों के नाम, गंगा यमुना, प्रकृति के नाम, देश के नाम, भारत, अमेरिका, जिलों के नाम, गाँवों के नाम आदि नाम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध जो स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान भी होते हैं, पर्यटन के स्थान भी होते हैं, उन सभी स्थानों के नाम, बीमारियों के नाम, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, सड़कों के नाम, चौराहों के नाम, संस्थाओं के नाम, पुरस्कार, जो भी पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं, उपाधियां जो दी जाती हैं, दिन, वार और महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिशाओं के नाम, दिशाओं के पूरे 10 नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसके अलावा आकाश और पाताल, इसके अलावा उत्तर पूर्व के बीच में भी एक है ना, पूर्व दक्षिण के बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में और पश्चिम उत्तर के बीच में। ये चारों दिशाएं जिन्हें हम वायव्य, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय, इन नामों से हम जानते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भी देखो, त्योहारों के नाम आ जाते हैं, उत्सवों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, जिसमें सारी धार्मिक पुस्तकें और अन्य पुस्तकें इसके अंतर्गत आ जाती है, संगठनों के नाम, सरकारी योजनाओं के नाम भी इसमें आते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा नदी है और भारत एक देश का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल और आगरा। गीता पवित्र ग्रंथ है, तो गीता एक पुस्तक का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि कुछ जातिवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं या रूढ़ हो जाते हैं, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। गांधी जी बहुत मेहनती थे। यहाँ गांधी जो शब्द है यह जातिवाचक है, क्योंकि बहुत से लोग
अपने उपनाम में गांधी शब्द लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हम ये वाक्य पढ़ते हैं हमारे दिमाग में वही मोहनदास करमचंद गांधी उपस्थित होते हैं जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, चाचा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। यहाँ चाचा तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ये वाक्य पढ़ते हैं हमें याद आती है जवाहरलाल नेहरू की, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक शब्द होते हुए भी जब हम उन्हें वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बताते हैं, तो वे शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा भेद हम संज्ञा का देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों की संपूर्ण जाति का जो शब्द बोध कराते हैं, पूरे के पूरी जाति का, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है? क्योंकि एक ही शब्द से हमें पूरी जाति के बारे में पता चलता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? पेड़ पौधों के नाम, फलों के नाम, अनार, आम, पपीता वगैरह, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम और पशु पक्षियों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं। शेर, चीता, भेड़, बकरी। अस्त्र शस्त्रों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं। दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं जो हम आमतौर पर काम में लेते हैं, वे भी इसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे भूकंप वगैरह। सामाजिक संबंधों के नाम भी आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, जितने भी सामाजिक संबंध हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी इसी में लेते हैं। पदों के नाम जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इन सभी के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हमने दो उपभेदों में बांटा था, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत तरल पदार्थ आते हैं और खनिज पदार्थ आते हैं। जैसे तरल पदार्थों में घी, दूध, दही, शक्कर, पानी इत्यादि, और खनिज पदार्थों के अंतर्गत लोहा, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, पत्थर आदि इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपके ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा भी दिया हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दिया हो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी दिया हो, तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है, इनमें से कोई शब्द आता है तो। और यदि ये नहीं दिया हो तो आप इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लेंगे। दूसरा उपभेद हम देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में वस्तुओं या प्राणियों के पूरे समूह का बोध होता है। जैसे गुच्छा, गुच्छा से हमें पता है कि पूरा का पूरा चाबी का गुच्छा होगा। झुंड, मेला, गिरोह, कक्षा, सभा, सेना, भीड़, पंचायत, दल, मंडली, हम गट्ठर बोलें या कारवां बोलें, इन शब्दों से हमें पता चलता है पूरे समूह का। अब वे चाहे जानवरों का समूह हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, चाहे और कोई, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए कि जब जातिवाचक शब्दों में से किसी एक को, कोई जातिवाचक शब्द है, उस शब्द को यदि तुलनात्मक दृष्टि से एक दिखाया जाता है, अलग दिखाया जाता है, उसे विशेष बना दिया जाता है, तो उस जातिवाचक शब्द में भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हमें होता है।
जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें, जानवरों में लोमड़ी सबसे चालाक होती है। जानवर, यदि हम केवल लोमड़ी कहें तो लोमड़ी तो बहुत होती हैं, तो वो जातिवाचक शब्द हैं। किंतु हमने कहा जानवरों में लोमड़ी, हमने इसे विशेष बना दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये लोमड़ी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सम्मिलित हो जाएगी। फलों में आम, फलों में आम, फलों के नाम हमने देखे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उस फल को यदि हम कहें फल तो जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम फलों में आम को विशेष कर देते हैं तो वो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेना होगा। फूलों में गुलाब, फूलों में गुलाब का फूल सबसे सुंदर है, हमने फूलों में भी गुलाब को विशेष बता दिया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में शामिल हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। तीसरा भेद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा पदार्थों या प्राणियों के स्वभाव का, गुण का, धर्म का और दशा का बोध कराती है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पदार्थ के स्वभाव और गुण, दशा इत्यादि का बोध जो शब्द करवाते हैं वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यह सर्वव्यापी होती है, यानी देश काल से रहित होती है। यह आज भारत में भी है, सभी का स्वभाव गुण सबका अलग अलग होता है, तो विदेशों में भी ऐसा ही होता है, इसलिए यह सर्वव्यापी कहलाती है। यह सदैव एक वचन में रहती है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे बचपन, बचपन का आप बहुवचन बना सकते हो, लड़कपन, सौंदर्य, अपनापन, निकटता, लिखावट या मिलावट, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते क्योंकि ये स्वभाव है। इन शब्दों से हम कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं। जैसे खेतों में हरियाली फैली थी, खेतों में हरियाली फैली थी, तो हरियाली जो है वो खेतों की विशेषता है, इसलिए हरियाली भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए। मेरी लिखावट बहुत अच्छी है या मेरी लिखावट बहुत गंदी है। मोटापा एक बीमारी है। इस प्रकार हम किसी के गुण का, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो, बताते हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। समस्या कई बार यह उत्पन्न हो जाती है क्योंकि कई शब्द ऐसे बन जाते हैं जो हमें पहचान में नहीं आते हैं, तो उन्हें कैसे पहचानें। इसका सबसे अच्छा एक तरीका यह है कि एक तो आप देखिए कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनसे ये भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आई प्रत्यय, आव प्रत्यय, आवा, जैसे मिलावट, आवट प्रत्यय, अत प्रत्यय, इत प्रत्यय, आ प्रत्यय, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे निकटता, आना, गी प्रत्यय, आस प्रत्यय, आपा प्रत्यय। इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो अधिकतर शब्दों में प्रत्यय आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा दूसरी ट्रिक ये है आपको पहचानने की, आप एक वाक्य बनाइए, उस वाक्य में शब्द को डाल दीजिए। जैसे हम कहें लिखावट, इसे हम एक शब्द में डालते हैं, मेरी लिखावट बहुत अच्छी है, मेरी लिखावट बहुत बुरी है। किसी भी शब्द को इसमें डाल सकते हैं। गंदगी अच्छी है, गंदगी बुरी है,
जवानी अच्छी है, जवानी बुरी है। इस प्रकार से आप, क्योंकि स्वभाव और गुण या तो अच्छे होंगे और या फिर बुरे होंगे। इस वाक्य में जो शब्द आसानी से आ जाए, उनका अर्थ निकल जाए, तो वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हम कहें कि ताजमहल का सौंदर्य बहुत अच्छा है, तो हमें समझ में आता है। लेकिन हम कहें ताजमहल का सुंदर बहुत अच्छा है, तो सुंदर जो है, सुंदर विशेषण है, यह भाववाचक नहीं है। लेकिन सौंदर्य हमारे वाक्य में पूरी तरह से समाहित हो रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो आप आसानी से भाववाचक संज्ञा पहचान सकते हैं इस एक वाक्य के माध्यम से, जिसमें आप शब्द को रखिए और अच्छा या बुरा से उसे संबंधित कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा हम बनाए कैसे, यह भी समस्या हमारे सामने होती है। क्योंकि आजकल सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा जाता, शब्द दे दिया जाता है, कहा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाओ, भाववाचक से जातिवाचक बनाओ, अव्यय से भाववाचक बनाओ। इस तरह के प्रश्न, बनाने वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यह जो आपको समझ लेना चाहिए कि जो भाववाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं बनती। यानी अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है तो उससे आप भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते। ये 5 प्रकार से बनती है। कौन कौन से? जातिवाचक से हम भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं, अव्यय शब्दों से हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं, विशेषण शब्दों से हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था सुंदर से सौंदर्य। क्रिया से हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं। इन 5 प्रकारों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं बना सकते। अब इन 5 से हम किस प्रकार से बनाएंगे वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे और इनके बहुत सारे उदाहरण हम करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।